उत्तराखंड दौरे पर हैं राष्ट्रपति कोविंद। पास आउट परेड के दौरान बोले, जनरल बिपिन रावत में थी असाधारण नेतृत्व क्षमता, नहीं किया जा सकता उनकी कमी को पूरा। उत्तराखंड विधानसभा में कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने किया वॉकआउट। सदन में सत्ता पक्ष के 4 विधायक मौजूद, सत्ता पक्ष के विधायक न मौजूद होने पर स्थगित हुआ सदन। आप नेता कर्नल कोठियाल ने बीजेपी और कांग्रेस पर बोला हमला, बोले मुफ्त बिजली गारंटी से घबराई भाजपा व कांग्रेस, ऊर्जा प्रदेश में मुफ्त बिजली जनता का अधिकार। राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे से पहले पूर्व मंत्री यशपाल आर्या का बयान, कहा राहुल गांधी की नहीं, ये है कांग्रेस के अस्तित्व बचाने की महारैली। आज हरिद्वार में विसर्जित की गई सीडीएस बिपिन रावत संग उनकी पत्नी की अस्थियां, वीआईपी घाट पर हुआ विसर्जन। कई दिग्गज सीडीएस के अस्थि विसर्जन में हुए शामिल। विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे पूर्व सीएम हरीश रावत खनन को लेकर सरकार को घेरने की कवायद, समर्थकों के साथ विधानसभा पहुंचे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। नेता प्रतिपक्ष ने स्वास्थ्य के मुद्दे पर सरकार को घेरा, कहा कोरोना महामारी में सरकार हुई पूरी तरह से फेल। कहा कोरोना महामारी में सरकार पूरी तरह से विफल। तीसरी लहर में सरकार के पास नहीं है पुख्ता इंतजाम। तीसरी लहर में सरकार के पास नहीं है पुख्ता इंतजाम। हरक सिंह रावत ने दिया प्रीतम सिंह के सवालों का जवाब। हमारे पास हॉस्पिटलों में है वेंटिलेटर। हमारी सरकार में 31 डॉक्टर ही कोटद्वार में हैं। नेता प्रतिपक्ष ने स्वास्थ्य के मुद्दे पर सरकार को घेरा, कहा कोरोना महामारी में सरकार हुई पूरी तरह से फेल। नेता प्रतिपक्ष ने स्वास्थ्य के मुद्दे पर सरकार को घेरा, कहा कोरोना महामारी में सरकार पूरी तरह से फेल। तीसरी लहर में सरकार के पास नहीं है पुख्ता इंतजाम। अगली खबर देहरादून से है, जहां विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे हरीश रावत ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। इस दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत ने क्या कुछ कहा, सुनिए। की खुली लूट हो गई है। जो चाह रहा है वो हमारी नदियों को लूट रहा है, हमारे गाड़ गधेरों को लूट रहा है। बोल्डर बद्री सब नदियों के समतलीकरण सुधार के नाम पर खुली लूट कर दी गई है। जेसीबी और पोकलैंड से हमारी धरती का सीना चीरा जा रहा है और बड़े बड़े ट्रक और बड़े बड़े वो ट्राले लगा करके हमारी न केवल धरती को रौंदा जा रहा है, बल्कि सड़कों को भी उखाड़ करके सड़कों को भी तहस नहस किया जा रहा है। राज्य के अंदर ऐसा लगता है कि सरकार ने कह दिया है जो चाहे सो लूटे, मन माफिक लूटे। तो ये जो लूट की सरकार चल रही है, जो खनन की लूट की सरकार चल रही है, जो एक अधिकारियों का गिरोह जिसको चाह रहा है उसको खुली लूट का लाइसेंस दे रहा है। लाइसेंस है भी नहीं है, मैं नहीं जानता, लेकिन खुली लूट जिस तरीके से हो रही है, ये इतने पुल गिर गए हैं, पुलों के नीचे के एवेंटमेंट तक खोद डाले गए हैं खनन माफिया द्वारा। जो है ऐसा लगता है कि राज्य के अंदर कोई शर्म लिहाज रह ही नहीं गया है। उसके खिलाफ दग्ध मन से, दुखी मन से मुझे आज ये उपवास पर बैठना पड़ा है। आज हम कई दिनों से ये नजारा देख रहे हैं और इसकी तरफ सारे राज्य के लोगों को सावधान करने के लिए कि उत्तराखंडियों उठ करके खड़े हो और इस खुली लूट करके जिस तरीके से खनन की लूट हो रही है, बालू बजरी की लूट हो रही है, हमारे पत्थरों की लूट हो रही है, इसके खिलाफ लड़ो, आवाज उठाओ। उसके आह्वान के साथ मैं विधानसभा के गेट पर आया हूं। मेरे अध्यक्ष जी भी हैं, अब तो विधायकगण, नेतागण बहुत लोग आ गए हैं। उसके लिए मैं कुंजवाल जी, दूसरे सब लोग आ गए हैं, विधायकगण आ गए हैं। मैं उसके लिए इस समय इनको धन्यवाद देना चाहता हूं और उत्तराखंड पुलिस को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। सीडीएस बिपिन रावत समेत तमिलनाडु हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले सभी 13 जाबाज अधिकारियों सहित मधुलिका रावत आज अंतिम विदाई दे दी गई। मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी जिले में रहने वाले जनरल बिपिन रावत अपने पीछे कई यादें छोड़ गए हैं। जनरल बिपिन रावत का सपना था कि वह रिटायरमेंट के बाद उत्तराखंड में ही रहे। इसके लिए वह देहरादून के पौंधा क्षेत्र स्थित सिल्वर
व्हाइट में अपना आशियाना भी बना रहे थे और हाल ही में वो अपने परिवार के साथ भूमि पूजन के लिए भी देहरादून पहुंचे थे। लेकिन इस बीच उनके निधन से ये सपना अधूरा रह गया। उनके जाने के बाद पूरे राज्य में शोक की लहर है। वहीं उनकी कॉलोनी वासियों ने आज जनरल बिपिन रावत, तमाम अन्य सैनिक अधिकारियों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा ने भी सभी से बातचीत में सभी ने जनरल रावत से जुड़ी यादों को साझा किया। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को पूरा देश आज नम आंखों से विदाई दे रहा है। हम इस समय वहां मौजूद हैं, राजधानी देहरादून से ठीक 25 किलोमीटर दूर प्रेम नगर के पौंधा इलाके में, जहां पर उन्होंने आने वाले समय के लिए यानी कि रिटायरमेंट के बाद के लिए ये आधा बीघा लैंड जो है ली है और इसकी बुनियाद जो है इसका काम चल रहा था। लेकिन जब से ये हादसा हुआ तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से, जो 13 जवान सहित उनकी वाइफ जो है बिपिन रावत जी की जो है वो अब इस दुनिया में ये लोग नहीं रहे, लेकिन कम से कम जो उनकी भावनाएं थी कि अपनी देवभूमि के अंदर, उत्तराखंड के अंदर जो है एक आशियाना जो है वो बनना चाहिए। और जो उत्तराखंड की सोच रखते थे, उत्तराखंड के बारे में लगातार सोचते थे कि उत्तराखंड के लिए, विकास के लिए और तमाम जो पलायन जो उत्तराखंड में सबसे बड़ी समस्या थी उसके लिए भी सरकारों से वो उनकी लगातार कोऑर्डिनेशन रहता था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण जो उनकी मृत्यु हुई है, जो आकस्मिक मृत्यु हुई है, उसकी वजह से गहरा दुख जो है वो पूरे प्रदेश के अंदर, और कहीं ना कहीं एक बड़ी विडंबना जो है वो ये रही है कि जो देश के एक महान सपूत थे, जो तीनों सेना को मॉनिटरिंग करते थे, तीनों सेना की हर गतिविधियों को वो एक साथ रखते थे। तो तमाम इन चीजों को देखते हुए अगर कहा जाए तो पूरे देश में एक जो है उनको आज श्रद्धांजलि दी जा रही है, अंतिम विदाई जो है उनको दी जा रही है। लेकिन एक बड़ा गहरा दुख जो है वो उत्तराखंड के लोगों के दिलों में भी इस समय मौजूद है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव पंत के साथ में राजेश वर्मा, के न्यूज इंडिया, देहरादून। खबर देहरादून से है, जहां भारतीय सैन्य एकेडमी में पासिंग आउट परेड संपन्न हुई। पीओपी के साथ भारतीय थल सेना को 319 युवा जाबाजों की टोली मिली। इसके साथ ही मित्र देशों के 68 कैडेट भी पास आउट हुए। इनमें से 319 युवा सैन्य अधिकारी भारतीय थल सेना को मिले, जबकि 68 युवा सैन्य अधिकारी 8 मित्र देशों अफगानिस्तान, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, म्यांमार, तंजानिया व तुर्कमेनिस्तान की सेना का अभिन्न अंग बने हैं। इनमें मित्र देशों को मिले 2624 सैन्य अधिकारी भी शामिल हैं। पीओपी में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बतौर निरीक्षण अधिकारी परेड की समीक्षा की और पासिंग आउट परेड कर रहे जेंटलमैन कैडेटों से सलामी ली। इसके बाद भावी सैन्य अफसरों की भव्य मार्च पास्ट भी हुई। समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कैडेट्स को अवार्ड से सम्मानित किया। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 का दूसरा अनुपूरक बजट 1353 करोड़ सदन के पटल पर रखा। इसके अलावा सरकार ने उत्तराखंड 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को समाप्त करने के लिए सदन में विधेयक पेश किया। वहीं बजट पर बोलते हुए संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि आज 1353 करोड़ रुपए का बजट पटल पर रखा गया है, जिस पर सदन में चर्चा होगी और उसे पारित किया जाएगा। ये अनुपूरक बजट 2021-22 का 1353.7908 करोड़ का है, जिस पर कल विषयवार चर्चा होगी और जो मदवार चर्चा होगी और उसके बाद वो पारित किया जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में अखरोट की खेती को बढ़ावा देने के लिए 6000 फीट से ऊपर के लगभग 200 वन पंचायतों में अखरोट की पौधरोपण और बड़ी बड़ी वॉलनट प्लांट्स की नर्सरी तैयार की है। राज्य सरकार का लक्ष्य है पहाड़ के किसानों में आमदनी की वृद्धि और खुशहाली के नए रास्ते खुले। अल्मोड़ा,
रानीखेत, गैरसैंण, कपकोट, मसूरी सहित कई इलाकों में उच्च क्वालिटी के अखरोट की पैदावार बढ़ाने के लिए उत्तराखंड जायका वानिकी परियोजना के साथ मिलकर प्रदेश सरकार बड़ी संख्या में किसानों को अखरोट की खेती से जोड़ रही है। हम इसलिए बढ़ा रहे हैं कि हमारी आमदनी बढ़े। अगर ऐसी उम्मीद है कि जल्दी फल आ जाएगा, 5 साल या 3 साल जब भी आएगा, तो उससे हमारी आमदनी बढ़ने का स्रोत है। प्रदेश सरकार की दूरदर्शी सोच का नतीजा है कि अब तक प्रदेश में रिकॉर्ड संख्या में बेहतरीन पौधों की नर्सरी तैयार की जा रही है। सिंचाई के लिए जल स्रोतों को तैयार किया जा रहा है और महिलाओं को खास तौर पर अखरोट के पौध के रोपण और रखरखाव की ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रदेश में 4000 किसान 26,000 से ज्यादा पौधों के जरिए आज वॉलनट फार्मिंग कर रहे हैं। अखरोट उत्पादन के क्षेत्र में उत्तराखंड को नंबर 1 बनाने और किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी कर उन्हें समृद्ध बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। धामी सरकार का यही प्रयास किसानों का हो चहुमुखी विकास। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने द्वाराहाट अल्मोड़ा से बीजेपी निर्वाचित विधायक महेश नेगी के खिलाफ यौन उत्पीड़न करने के मामले में दायर 2 अलग-अलग याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। वहां कोर्ट ने विधायक की तरफ से दायर याचिका में सुनवाई करते हुए उसे अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया। साथ ही पूर्व में सरकार से इस मामले में जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा था, जिसमें जांच अधिकारी द्वारा अंतिम जांच रिपोर्ट पेश की गई, जहां जांच में विधायक के खिलाफ रेप करने की पुष्टि नहीं हुई। वहीं इस आधार पर कोर्ट ने उनकी याचिका को निस्तारित कर दिया। साथ ही पीड़िता की तरफ से दायर केस में कोर्ट ने सरकार और विधायक से 13 जनवरी तक शपथ पत्र पेश करने को कहा है। जो डीएनए टेस्ट के ऑर्डर देहरादून सीजीएम ने किए थे पिछले साल, उनको हमने माननीय उच्च न्यायालय में चैलेंज कर रखा था, हमें इससे मिला हुआ था। आज सरकार की ओर से बताया गया है कि जो जांच की गई है, जांच में कोई भी साक्ष्य महेश नेगी या उनकी पत्नी के खिलाफ नहीं आया। महेश नेगी जी के खिलाफ 376 या 506 होना नहीं पाया गया और जांच अधिकारी ने अंतिम रिपोर्ट अपनी दाखिल कर दी। तो कोर्ट ने उनके वकील से भी कहा, उनके वकील कह रहे थे कि डीएनए रिपोर्ट सब हो गया अपने, उन्होंने कहा बिल्कुल कुछ नहीं, आपको कुछ कहना है तो देहरादून सीजीएम के सामने आप प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर सकते हो। यहाँ की नजर में अब कोई औचित्य रह नहीं गया है जब जांच पूरी हो गई है। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान सदन में सदस्यों द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों को निश्चित समय अवधि में जवाब दिया गया। प्रेमचंद अग्रवाल के विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए 27वीं बार ऐसा हुआ है कि सदन में सभी प्रश्नों का जवाब दिया गया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने सदन में सभी सदस्यों के सहयोग के लिए धन्यवाद भी व्यक्त किया। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने पीठ से कहा कि सम्मानित सदन को सूचित करते हुए मुझे हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है कि आज भी कार्यसूची में सम्मिलित सभी प्रश्न उत्तरित हुए हैं। संभवतः यह इस विधानसभा का अंतिम प्रश्नकाल था। कुल 68 में से 27 उपवेशनों में कार्यसूची में अंकित सभी प्रश्नों का उत्तरित होना एक रिकॉर्ड है। ये अनुपूरक बजट 2021-22 का 1353.7908 करोड़ का है, जिस पर कल विषयवार चर्चा होगी और जो मदवार चर्चा होगी और उसके बाद वो पारित किया जाएगा। नगर निगम देहरादून की आगामी बोर्ड बैठक 14 दिसंबर को होनी है। इस बार बैठक स्वच्छता पर केंद्रित होगी। बैठक में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में दून शहर को मिली उपलब्धि पर चर्चा की जाएगी। साथ ही अगले वर्ष होने जा रहे सर्वेक्षण के लिए रणनीति बनाने पर भी मंथन किया जाएगा। इस दौरान स्वच्छता कर्मियों, जागरूकता फैलाने वाले संगठन व समाज सेवियों को स्वच्छता दूत के तौर पर सम्मानित किया जाएगा। फरवरी मार्च में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर 14 दिसंबर को नगर निगम बोर्ड बैठक करने का निर्णय लिया गया है। दून 124वें नंबर से 82वें नंबर पर पहुंच चुका है। दून का लक्ष्य 100 शहर के भीतर आने का था, जो कि पूरा हुआ है। छोटी जो है
कार्यकारिणी, छोटी बैठकें और छोटी जो बोर्ड की जो बैठक है वो नहीं हो सकती, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने अभी अधिकारियों को कहा है अगर दिखवाया जाए, नहीं तो हम एक बड़ी बैठक करके स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की तैयारी के लिए जो है सभी पार्षदों को, जितने यहाँ के देहरादून के सम्मानित लोग हैं, उनको एक जो स्वच्छता सर्वेक्षण में जैसे देहरादून ने अच्छा स्थान बनाया है और आगे भी और अच्छा स्थान बने, इसलिए जो लोग इसमें लगे थे उनको प्रोत्साहित करेंगे, उनको सम्मानित करेंगे। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन 32 एनसीसी कैडेट ने दर्शक दीर्घा में बैठकर सदन की कार्रवाई देखी। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने सदन में पीठ से सदस्यों को एनसीसी कैडेट्स का परिचय कराकर कैडेट्स का उत्साहवर्धन भी किया। सदन की कार्रवाई देखने के बाद सभी एनसीसी कैडेट्स में गजब का उत्साह देखने को मिला है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि देश के आने वाले भविष्य को अपने लोकतंत्र व संविधान को जानने की जिज्ञासा है। विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है और इस कार्यकाल का ये अंतिम सत्र हम लोग मान के चल रहे हैं। तो हमारे एनसीसी कैडेट्स जो भरत मंदिर इंटर कॉलेज ऋषिकेश से यहाँ आए हैं, 32 कैडेट्स हैं, 4 उनके साथ में शिक्षक गण हैं। उन्होंने आज सदन की कार्रवाई देखी। चूंकि मेरे विधानसभा क्षेत्र से संबंधित है इसलिए मुझे भी अच्छा लगा और इनसे मैंने बातचीत की। इनको कैसा लगा? इनको भी बहुत अच्छा लगा। अब आप यूं भी कह सकते हैं कि एक बार पहली बार तो इन्होंने विधानसभा की कार्रवाई देखी और संयोग से मैं यदि अध्यक्ष विधानसभा इन्हीं के विधान से निर्वाचित होकर विधायक के रूप में आया हूं तो मेरा फर्ज बनता था मैं इनका स्वागत करूं। मैंने ये देखा कि हमारे जो हमारे अध्यक्ष जी हैं उन्हें कितना सब कुछ देखना पड़ता है, सबकी बातें सुननी पड़ती है और उसमें से भी किसी को ही लेना पड़ता है जो सही है। मतलब उनके लिए बहुत मुश्किल होता होगा ये सब करना कि सबकी बातें सुनना यहाँ पे। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सबसे पहली टीम टेक अप। आपका आइडिया है एक लो कॉस्ट कंप्यूटर बनाना। यस एक कस्टमाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया सर, जिसको मतलब हम सस्ते से सस्ते पीसी में भी चलाएं तो ये मतलब बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा। कितना परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गया? हम लोगों ने मतलब एस्टिमेट किया 200% परफॉर्मेंस इंक्रीज है। स्पीड डबल हो गई, बहुत अच्छा है। वेरी गुड। टीम नंबर 2 बायोथीन। There's absolutely no polythene, any element which is non-degradable नहीं है कुछ भी। मैम नो, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डिकम्पोजेबल है एंड आफ्टर दैट डिकम्पोजिंग ये फर्टिलाइजर में कन्वर्ट हो जाता है एंड ये वाटर सोल्यूबल है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये फूड मटेरियल से बना है? कॉर्न स्टार्च वगैरह एग्जाम्पल। ठीक है एग्जाम्पल। अगर वाकई आपका ये प्रोडक्ट जो आपने कमिट किया है उतना करके दिखा देता है, मुझे लगता है आप दुनिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे। तीसरी टीम ग्रेट एडवर्ड्स। ये सारा डिजाइन आप अभी फोन पे कर रहे हैं? यस, हम दोनों के पास पेरेंट्स के फोन है जो हमारे पास 2 घंटे के लिए अवेलेबल रहते हैं। अभी तक आपने कितने विजिटिंग कार्ड डिजाइन किए? सर हमारे ग्रुप में जितने भी बिजनेस ब्लास्टर के ग्रुप्स हैं तो अभी तक हमने उनके विजिटिंग कार्ड डिजाइन किए हैं। तो आपने वहीं बिजनेस ब्लास्टर में भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली? सर हमने उनके बिजनेस में ही अपना बिजनेस ढूंढ लिया। बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू, गुड वर्क। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को अब तैयार हो जाना चाहिए। स्टार्टअप्स की बहुत बड़ी फौज तैयार हो रही है दिल्ली के स्कूलों में। बिजनेस ब्लास्टर्स देखिए इस रविवार शाम 7 बजे। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जो गंजा पे वो अपनी गंगा की बेकार बात कोई नहीं है, वो ठगले और नहीं। चलो हम जाए, हमारी बसपा पार्टी है, वोट तो सोच समझ के करेंगे। हमारे विधायक जी ने कुछ काम नहीं किया है। जनता बहुत दुखी हो रही है, बहुत परेशान हो रही है, कोई बात नहीं सुनाई जा रही है हमारी जनता को। राशन भी कानो दिक्कत होती है और क्या पेट्रोल भी महंगा कर दिया है और तेल भी इतना महंगा है सरसों का के 200 रुपया लीटर मिल रहा है। उस पार्टी की वोट करेंगे, हमारे मुद्दों की बात करेंगे। कितनी बार विधायक जी यहाँ पर हो चुका है? कई बार हमने तो बचपन से वो नहीं देखा विधायक अपने पास। साहब नवाब साहब तो बचपन से रहते हुए आए हैं, देखते हुए आए हैं, आज तक उन्होंने कुछ करा तो है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद अगली खबर मैंगलोर से है, जहां देश भर में कोरोना के बढ़ते मामले के बाद दुनिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट वायरस ने दहशत मचाई है। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कई केसेस मिलने के बाद उत्तराखंड सरकार सतर्क हो चुकी है। वहीं सरकार ने प्रदेश के सभी सीमाओं पर स्वास्थ्य विभाग की टीम को तैनात कर दिया है। प्रदेश में आने वाले यात्रियों की RT-PCR की रैंडम जांच के बाद ही देवभूमि में प्रवेश करने का आदेश दिया गया है। वहीं देवभूमि में प्रवेश के द्वार नारसन बॉर्डर पर उत्तराखंड में आने वाले यात्रियों की 72 घंटे की नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट की जांच की जा रही है। बिना RT-PCR रिपोर्ट के बिना उत्तराखंड में प्रवेश नहीं दिया जा रहा। राज्यों की सीमाओं पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पर्यटकों की कोरोना जांच में जुटी हुई है। देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट मिलने से हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम और प्रशासन शासन अलर्ट हो गए हैं। बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड सरकार भी कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर सतर्क है। उत्तराखंड बॉर्डर पर जांच की जा रही है। इस वक्त हम नारसन बॉर्डर पर खड़े हैं, जो कि उत्तराखंड का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहाँ एक मेडिकल टीम को नियुक्त किया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये उत्तराखंड का नारसन बॉर्डर है। अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों के यहाँ RT-PCR रिपोर्ट देखी जा रही है और उनके टेस्ट भी किए जा रहे हैं। काफ़ी लंबी कतारें यहाँ लगी हुई हैं, उसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। उनकी RT-PCR रिपोर्ट देखी जा रही है, तभी उनको आगे भेजा जा रहा है ताकि उत्तराखंड में कोरोना वेरिएंट को फैलने से रोका जा सके। के न्यूज़ भी आपसे अपील करता है कि कोरोना अभी गया नहीं है, आप सोशल डिस्टेंस का पालन करें और मास्क का प्रयोग करें। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलौर। CDS जनरल बिपिन रावत की मौत के बाद जिला शोक की लहर है। जगह जगह लोग उनकी मौत की खबर से स्तब्ध और क्षुब्ध नजर आ रहे हैं। उन्हें श्रद्धांजलि देकर पुष्प अर्पित किया जा रहा है। तिलवाड़ा में व्यापारियों और स्थानीय जनता ने कैंडल मार्च निकालकर CDS बिपिन रावत के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं पांडव लीला एवं शिव समिति पुनाड के तत्वाधान में चल रही पांडव लीला में पांडव पशुओं के साथ ही श्रद्धालुओं ने देश के CDS रहे जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा नगर पंचायत अगस्त्यमुनि में जनरल रावत को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। खबर देहरादून से है। कृषि बिल कानून की वापसी के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर 1 साल से चल रहे संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन आज समाप्त हो गया। देश भर की किसान आंदोलन स्थल से घर वापसी की ओर आने लगे हैं। किसानों की घर वापसी पर उत्तराखंड नारसन बॉर्डर पर आंदोलन पर बैठे किसानों का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। सैकड़ों की संख्या में बॉर्डर पहुंचे किसानों ने उत्तराखंड नारसन बॉर्डर से विजय यात्रा निकाली। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष विजय शास्त्री ने कहा कि किसानों के सामने सरकार ने घुटने टेके हैं। तीन कृषि बिल के विरोध में किसान दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे थे, लेकिन सरकार द्वारा मांगे पूरी हो जाने पर किसान धीरे धीरे घर लौटने लगे हैं। उत्तराखंड के भी काफी किसान अब वापस आ रहे हैं। आज नारसन बॉर्डर पर किसान उत्तराखंड के वापस लौटे, उनका जोरदार स्वागत किया गया। हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे जानेंगे। ये शास्त्री, जैसे कि आज घर वापसी हो गई है, सरकार ने मांग लिए, क्या कहना चाहेंगे? मांगी सरकार ने किसानों का, देश की जनता का धैर्य देखा। किसान का धैर्य नहीं टूटा। 1 साल से लगातार बॉर्डरों पर किसानों लोग आंदोलन करे। हमारे 700 किसान शहीद हुए। 700 किसानों को आज विजय तो मिली, लेकिन विजय का वो इतना उत्साह नहीं मनाया जा रहा, क्योंकि हमने अपने 700 किसान खोए। सरकार ये तानाशाही, किसानों ने सरकार की जो तानाशाही उसका घमंड दूर करा है और करेंगे, विचार करेंगे इनका। उत्तराखंड तक इस बार सरकार का सुपड़ा साफ तो यहाँ होगा ही। देखो किसान हमारे साथ है, क्या कहना चाहेंगे सर? घर वापसी हो रही है, आज घर लौटे हैं उत्तराखंड के किसान। ये बिल्कुल उत्तराखंड के किसान 1 साल से जो गाजीपुर बॉर्डर पे धरने में थे, आज जीत हुई है, किसान वापस लौटे हैं। और सबसे बड़ी जीत ये हुई है कि 300 साल बाद ये जो सरकारों ने जट और जाट में फर्क कर रखा था, ये हमारा जो 36 बिरादरी का भाईचारा मिल गया, ये सबसे बड़ी जीत हुई है। आगे कोई सरकार इस भाईचारे को अब तोड़ नहीं सकती और कोई गुंडागर्दी नहीं कर सकती। जो भी सरकार आएगी अपना आराम से काम करेगी तो ठीक है, नहीं तो भाई चला के। तो ये थे उत्तराखंड के किसान जो कि घर वापस आए हैं और फूलों से इनका स्वागत किया जा रहा है। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलौर।
विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्रवाई प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने रोजगार के मुद्दे को लेकर सदन में प्रश्न पूछा। साथ ही प्रदेश में बेरोजगारी दर की स्थिति की भी जानकारी मांगी, जिसके जवाब में श्रम मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा कि 7 लाख को नौकरी दी गई है, जिनमें से 1,15,000 से ज्यादा लोगों को आउटसोर्स के माध्यम से और उद्योगों में 5 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी उपलब्ध कराई गई। यही नहीं, भाजपा सरकार ने कोरोना काल के बाद ज्यादा नौकरियां दी हैं। कोई गलती नहीं हुई है। मैं बिल्कुल जो मैंने आंकड़े दिए हैं, ये जो मैंने आंकड़े दिए हैं कि उत्तराखंड राज्य जो सबसे कम बेरोजगारी का प्रतिशत है, 6वें नंबर पर है। 27 राज्यों में हम 21वें पायदान पर। कौन सी कंपनी के आंकड़े? ये सरकारी आंकड़े, भारत सरकार जो आंकड़े वो दे रहे हैं। देखिए, मैं आपको आंकड़े दे रहा हूं। 27 राज्यों में बेरोजगारी की जो दर, जिन 6 राज्यों में सबसे कम बेरोजगारी की दर है, उनमें उड़ीसा नंबर 1 पर है। 0.6% बेरोजगारी है। और इसी के साथ ही खबर उत्तराखंड में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।